आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की कुछ प्रमुख अपडेट्स को। और इस अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं मुख्यतः पहले नाइजीरिया और बोत्सवाना को लेकर आई एक रिपोर्ट से। ये वो देश है जिनसे तेजस का नाम जोड़कर बहुत देखा गया, और जिस प्रकार का इंटरेस्ट इन्होंने दिखाया था, हम ये मान के चल रहे थे कि बहुत जल्दी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो डील है ये फाइनलाइज हो जाएगी। लेकिन अब इसमें एक मेजर सेटबैक देखने को मिला है। खैर, अगर इसको आप दो पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये सेटबैक भी है और एक रिलीफ भी है। आइए बात करते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल नाइजीरिया और बोत्सवाना को लेकर रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया गया है कि इन दोनों देशों ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर जो निगोशिएशन प्रोसेस था, इसको फिलहाल कुछ दिन के लिए रोक दिया है। अब कारण तो नहीं बताए गए, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के उस प्रयास में एक मेजर सेटबैक होगा, जहां पर वो एक्सपोर्ट मार्केट के अंतर्गत अपने तेजस फाइटर्स को जो प्लेस है वो देना चाहते थे। नाइजीरिया का इंटरेस्ट तेजस मार्क 1 में काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि वो अपने जो पुराने एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसको रिप्लेस करना चाहते थे। अब यहाँ पर कारण कई हो सकते हैं, बजटरी कंस्ट्रेन हो सकते हैं, या जो दूसरे इंटरनल पॉलिटिकल कारण हैं उनके चलते अभी फिलहाल ये निगोशिएशन रोक दिया गया है। और अभी उनका जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसमें भी एक बड़ा झटका लगा है, जिसके अंतर्गत वो अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहांस करना चाहते थे। और बाकायदा नाइजीरिया के जो पायलट्स हैं उन्होंने तेजस में उड़ान भी भरी थी, और तेजस से संबंधित जो डेटा है ये भी उन्होंने प्राप्त किए थे। सेम केस हमें बोत्सवाना के तरफ से देखने को मिला। बोत्सवाना का इंटरेस्ट भी तेजस में काफ़ी ज़्यादा था, और वो अपने CF-5A और CF-5D जेट्स को रिप्लेस करना चाहते थे। लेकिन अब इस समय क्योंकि वो स्वीडिश ग्रिपेन और कोरियन FA-50 को देख रहे हैं तेजस के साथ साथ, जिसके चलते अभी वो डिसीजन नहीं बना पा रहे कि उनको किसके तरफ जाना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने कोई भी पॉसिबल जो निगोशिएशन है एयरक्राफ्ट को लेकर के उसको रोका है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको दो नज़रिए से देख रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये भारतीय वायुसेना भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए एक बड़ा सेटबैक है कि एक और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास आते आते रह गई, क्योंकि हम लोग मलेशिया से लेकर बोत्सवाना तक ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि तेजस के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलेंगे। लेकिन कुछ डिफेंस एक्सपर्ट और भारतीय वायुसेना के अधिकारी ये मानते हैं कि ये किसी प्रकार का सेटबैक नहीं है, और उनका ये मानना है कि हमारी प्राथमिकता कोई एक्सपोर्ट नहीं बल्कि पहले अपनी ज़रूरतें होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती, हमें दूसरे जो कोई भी ऐसे अप्रोच है उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। पहले आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करिए, उसके बाद आप ये देखिए कि कहाँ आपको एक्सपोर्ट करना है। क्योंकि सवाल यही लगातार उठाया जा रहा है कि अगर हमें ऑर्डर मिल भी जाते तो हम इनको डिलीवर कैसे करते। डिलीवर तब करते जब हमारे पास इनके इंजन्स होते। इंजन न होने के चलते खुद भारतीय वायुसेना को अभी तक पहला एयरक्राफ्ट भी नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में एक्सपर्ट यही सवाल उठा रहे थे कि अगर हमें ऑर्डर मिल भी जाता तो हम इसको कैसे पूरा करते, और कैसे जो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद डिलीवरी शेड्यूल उनके सामने रखते कि हम उसको पूरा कर पाते। और भी बहुत सारे सवाल थे, और कहीं ना कहीं उनका ये कहना सही भी है। निसंदेह तेजस के एक्सपोर्ट की कोशिशें काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, और जब ये कोशिशें शुरू हुई थी तो उस समय इंजन डिलीवरी जैसा कोई खास इशू हमारे पास नहीं था। लेकिन अब हालात थोड़े अलग हैं। हालात पहले तो यही कहते हैं कि हमें भारतीय वायुसेना को जो तत्काल तौर पर बड़ी संख्या में फाइटर्स हैं वो देने चाहिए, क्योंकि भारतीय वायुसेना को सबसे ज़्यादा इंतज़ार है इनका। और जब तक हमारी खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमें जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि अभी जो पोटेंशियल बायर हैं वो आपके प्रोडक्शन रेट की तरफ नज़र बना के चल रहे हैं। उनको एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी पता है, और वो काफ़ी इम्प्रेस भी हैं, और वो खरीदना भी चाहते हैं। लेकिन उनके लिए हेजिटेशन की वजह ये है कि जब वो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की तरफ देखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं संदेह होता है कि क्या आप वाकई सही समय पर उनके ऑर्डर्स को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि इंजन डिलीवरी के चलते खुद भारतीय वायुसेना जो कि होस्ट एयरफोर्स है वो इसको नहीं ऑपरेट कर पा रही है। तो उन्हें कैसे हम दिलासा दिलाएंगे, कैसे भरोसा दिलाएंगे कि ये एयरक्राफ्ट उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, और कैसे उन्हें कम से कम समय में ये मिल पाएगा। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पहले आपको जो आंतरिक दिक्कतें हैं उनको दूर करनी होंगी, जिसमें इंजन सबसे प्रमुख है। और जब आपकी खुद की वायुसेना के पास ये बड़ी संख्या में होंगे और पोटेंशियल बायर इनके बेहतरीन रिकॉर्ड को देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो कह सकते हैं घबराने की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत है वो नहीं होगी, और खुद पोटेंशियल बायर आपसे आकर इसको लेकर कांटेक्ट करेंगे, जो कि आमतौर पर देखा गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि पहली प्राथमिकता तो यही है कि आप 1 से 2 स्क्वाड्रन पहले भारतीय वायुसेना के अंतर्गत पूरा करिए, और आप ये देखिए कि कैसे आप ऑर्डर्स को पूरा कर सकते हैं। और जब भारतीय वायुसेना की ज़रूरतें आपको लगे कि आपने ठीक ठाक पूरी कर दी हैं, तो उसके बाद निस्संदेह आप इन फाइटर्स को लेकर जो बातचीत है वो कर सकते हैं, और उस समय आपको जो ऑर्डर है वो संभावित है कि कम से कम प्रयास में भी मिल जाए।
आप एक्सपर्ट्स की बात से कितना कह सकते हैं एग्री करते हैं और आपको क्या लगता है ये भारत के लिए सेटबैक था या भारत के लिए ये एक अच्छी बात थी? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी डिस्कस भी किया जाता है और इस पे आर्ग्यूमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वो है साप ग्रिपेन वर्सेस तेजस मार्क टू। एक एयरक्राफ्ट जो ऑपरेशनल है और दूसरा एयरक्राफ्ट जो रोल आउट होने वाला है। और ये किस रेफरेंस में बात हो रही है, पहले आइए उसको समझ लेते हैं। हाल ही में स्वीडिश फर्म साप के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए खुद इस विषय पर टिप्पणी करी, जहां पर उन्होंने कहा कि लोगों के मन में एक भ्रांति है कि तेजस मार्क टू और साप ग्रिपेन ई को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और उन्होंने बहुत सारे जो प्रश्न हम आप यूजुअली पूछते हैं ग्रिपेन और तेजस मार्क टू के बारे में, उनके खुद ही उत्तर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो तेजस मार्क टू और साप ग्रिपेन है ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये स्टेप भारत के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा बनिस्पत इसके कि आप सिर्फ ये सोचकर इस एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट कर दें कि ये तेजस के साथ सिमिलरिटी रखता है, तो क्या ये हमारे लिए यूजफुल होगा। उन्होंने कहा कि एमआरएफए के अंतर्गत भारतीय वायुसेना को 110 से 114 की संख्या में फाइटर्स चाहिए और भारतीय वायुसेना अभी तक इस पर डिसीजन नहीं ले पाई है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव है जो आपको ध्यान में रखना होगा कि साप ग्रिपेन ई और जो तेजस मार्क टू जिसको लेकर ये दावा किया जाता है कि इससे कि फ्लीट कैपेबिलिटी में डुप्लीकेशन हमें देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तेजस मार्क टू और तेजस और ग्रिपेन ई सेम वेट क्लास के एयरक्राफ्ट हैं। ग्रिपेन ई का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 16.5 टन का है, तो तेजस मार्क टू का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17.5 टन का है। यानी ऑलमोस्ट ये सिमिलर वेट क्लास के एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बेनिफिट ये होंगे अगर भारतीय वायुसेना इसको लेती है तो इन दोनों में सेम इंजन यूज किए जाते हैं। सेम इंजन यूज किए जाने का मतलब ये है कि आपको सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलेंगे लॉजिस्टिक के टर्म में, मेंटेनेंस के टर्म में और ट्रेनिंग के टर्म में। और ये जो कॉमनैलिटी है ये स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, कॉस्ट को रिड्यूस करेगी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करेगी। उन्होंने कहा कि ग्रिपेन ई में मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है जिससे कि अलग अलग प्रकार के जो वेपन सिस्टम है ये इंटीग्रेट किए जा सकते हैं और ये इसको तेजस मार्क टू की कैपेबिलिटी से अलाइन भी कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि दोनों एयरक्राफ्ट सिमिलर आर्मामेंट के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि इनमें जो इंटरऑपरेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी और ये सेटअप दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और इनको सेम एयरबेस से बिना किसी स्पेशलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेट किया जा सकेगा। और इसके आप खुद समझ सकते हैं कि ऑपरेशनल एडवांटेजेस कितने ज़्यादा होंगे। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि तेजस मार्क टू और ग्रिपेन की जब कैपेबिलिटी को आप कंपेयर करते हैं कि ग्रिपेन को लगातार एडवांसमेंट मिल रही है और आगे चल के ये एडवांसमेंट कहीं ना कहीं तेजस मार्क टू प्रोग्राम को भी कॉम्प्लीमेंट करेंगी और ये दोनों एयरक्राफ्ट अलग अलग कॉम्बैट सिनेरियो के लिए कंपैटिबल हैं और उनको एड्रेस भी कर सकते हैं। इन पॉइंट्स के अतिरिक्त भी डिफेंस एनालिस्ट अभी भी इसको लेकर डिवाइडेड आपको देखने को मिले हैं और जब बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की आती है और इमीडिएट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एनहांसमेंट की आती है, रिड्यूस लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी की आती है, तो इनके मत काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाते हैं क्योंकि वो ग्रिपेन को लेकर ये मानते हैं कि ग्रिपेन को लेकर जो इन्वेस्टमेंट है ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि भारत ऑलरेडी तेजस मार्क टू के प्रोडक्शन को स्केल अप करने का प्रयास कर रहा है और ऐसे में अगर आप किसी विदेशी फाइटर पर पैसा खर्च करना चाहते हैं जो कि सिंगल इंजन का है तो आपको काफ़ी सोच समझ के करना होगा क्योंकि जो बिलियंस ऑफ डॉलर आप उधर देंगे, अगर वही बिलियंस ऑफ डॉलर आप अपने इंडिजिनस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होंगे। भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रही है, जिसका ये अर्थ निकाला जा रहा है कि भारतीय वायुसेना खुद एमआरएफए के अंतर्गत सिंगल इंजन फाइटर्स को नहीं चाहती है। अगर ये प्रोग्राम हुआ तो इसमें हमें ट्विन इंजन के जो मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें रसाल्ट राफेल और टाइफून जैसे एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।